मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। मेरे 2 बच्चे हैं, 15 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। मैं अपने सास-ससुर और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती थी और मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वह हर महीने हमें खर्चे के पैसे भेज देते थे और खुद 6 महीने में एक बार घर आया करते थे। मेरी शादी की 18वीं सालगिरह थी, तो मेरे बच्चों ने अपने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए मुझसे जिद करके मेरे पति के पास अकेले भेज दिया। जब मैं अपने पति के फ्लैट पर पहुंची, तो शादी के 18वीं साल बाद अपने पति की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है। अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए कंचन का 15 वर्षीय बेटा रोहन अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। कंचन कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 10 वर्षीय लड़की प्रिया अपने भैया की तरफ देखते हुए कहती है, सच में भैया हो गई बुकिंग? अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। कंचन अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या ये जिद लेकर बैठ गए हो? और प्रिया, तुम ये सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं। हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। रोहन ने खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, माँ कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वह तुम्हें अपनी शादी की 18वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा यह सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज प्रिया कहती है, वाह रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ, पापा जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी यह सॉन्ग करते। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। प्रिया और रोहन की बातें सुन कंचन कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसे बोल रहे हो। प्रिया, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। कंचन अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था। तीर नजरों से चलती थी, घायल यह दिल होता था। तभी रोहन कहता है, वाह माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो तुम। अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी? रोहन की बातों पर अपनी भावनाओं को संभालते हुए कंचन बात को घुमाते हुए, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादाजी और दादी जी की तबीयत बिगड़ी रहती है। कैसे छोड़कर जाऊं मैं तुम सबको? रोहन कहता है, माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की तो बात है। यह लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे। ना कोई परिवार और ना कोई जिम्मेदारी। और पापा तुम्हारे साथ, बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी कंचन की सास, जो कुछ दिनों से देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, कहती है, मान जाओ कंचन, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। कंचन कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, रोहन, माँ 2 दिन की बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। कंचन अपने मुंह से रोहन का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी? तुम दोनों भी ना सोचने तक का भी समय नहीं देते। रोहन अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ, टेक्नोलॉजी के जमाने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो। तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन कंचन का मन भी अपने पति अंकित की तरफ झुक रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। कंचन के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू अंकित को बहुत पसंद थे। अंकित की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती है अंकित को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वह अभी अंकित के माता-पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब कंचन ब्याह कर आई, तो इस पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। अंकित के साथ वह कभी वहां जा ही नहीं पाई। सास-ससुर की देखभाल, फिर रोहन और फिर प्रिया का जन्म। धीरे-धीरे उसकी यही दुनिया बन गई। अंकित हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है। उस पैसे से कंचन घर का खर्चा चलाती थी। 4-5 महीने में अंकित का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। कंचन और अंकित बहुत कम ही मिल पाते थे। आज कंचन पूरे मन से तैयारी कर रही थी अंकित के पास जाने की। रोहन ने उसे ट्रेन में बैठा दिया, एक बच्चे की तरह। उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतने दूर भेजना, वह भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। कंचन रोहन को समझाते हुए कहती है, रोहन, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहां जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। रोहन कहता है,
माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वही जाना। कंचन रोहन की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर कंचन को अकेले भेजने की इच्छा तो रोहन की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहां ठीक से पहुंच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वह परेशानी में आ गया। रोहन की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब कंचन भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वह पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे कंचन ने सजाए थे। इतने सालों में अब कंचन और अंकित इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देखकर कंचन अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वह अंकित के घर पहुंचेगी तो वह घर में ही होंगे। रात के पहर भी कंचन की आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह के 7 बज रहे थे कि रोहन का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। कंचन ने हंसते हुए कहा, रोहन तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ। ऑटो पकड़ कंचन उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने के पहले कंचन अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी। फिर उसने बेल बजा दिया। एक बार बजाया तब भी अंकित ने आकर दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहनी हुई थी ने दरवाजा खोला। फिर अपने बालों को समेटते हुए वो कंचन से पूछने लगी कि किससे मिलना है। कंचन ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए कहा कि जी, अंकित शर्मा का घर यही है। वह औरत बोली, जी यही है, क्या काम है आपको? कंचन ने पूछा कि आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए, जी मैं उसकी पत्नी हूँ। कंचन, जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तभी कमरे से कोई कहता है, अनु, जल्दी आओ यार, कौन आया है? वह औरत जिसका नाम अनु था वही खड़े जोर आवाजों से कहती है, सुनिए जी, जरा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। अनु के इतना बोलने से ही कंचन की नजर भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और अंकित है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। अंकित कंचन को देखते ही कहता है, तुम? बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन पर नाम देखकर ही अंकित का चेहरा बता रहा था कि यह फोन रोहन का ही है। अंकित को फोन कट करते देख कंचन बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब यह उसे पता नहीं। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ती है, उसे अपने आंचल से पोंछते हुए उस ओर जा रही थी जहां उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देखकर बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन रोहन का फोन था कि बजे ही जा रहा था। कंचन की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सके, लेकिन बात तो करनी ही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछ अपनी बोतल से पानी निकाल पीकर अपने गले की आवाज को ठीक करते हुए फोन रिसीव करते ही, हाँ रोहन। क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी मेरी बात हुई है, वहां तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ, तुम्हें जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ। सच में माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कंचन बस रोहन की बातों पर ही हाँ और हूम की कर पाई। गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। रोहन ने तो फोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज मिला उसे वह कैसे भूलती। कितनी आसानी से अंकित ने भी झूठा बहाना बना दिया, लेकिन वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज देने आई थी अंकित को अपनी 18वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो अंकित ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी अंकित की बातों से यह नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वह जिससे जुड़ी है वह भी अंकित की ही दुनिया थी। तो फिर अंकित ने ऐसा क्यों किया? अंकित का मन उससे ऊब चुका था, तो कभी बताया क्यों नहीं? आज अंकित की बेवफाई की सजा वह किसको दे? अपने सास ससुर को? उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस 18 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चे को चलाते चलाते कंचन जिम्मेदारी में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था। लेकिन अंकित को तो कुछ और चाहिए था, जो उस हनु में है, एकदम सुराही जैसा फिगर। वह तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद अंकित की, लेकिन रोहन और प्रिया की जिम्मेदारी तो अभी भी वह उठा रहा था। यह सोच ही रही थी कि तभी रोहन का फोन आ गया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? कंचन खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो।
मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर के खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी कंचन को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो अब शायद किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने उन बच्चों को वह लड्डू दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही रोहन अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक गॉड माँ, आ गई तुम सही सलामत। तभी मायूसी से प्रिया अनजाने में ही कह दिया, माँ, पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। रोहन, मेरी ही गलती थी कि मैंने यह सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। कंचन अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नजरों से खुद को बचाने की भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास, मेरा मुन्ना सारा दिन घर की जिम्मेदारी के लिए विचार इधर उधर करके धक्का खाता फिरता है। सुकून से घर की दो रोटी भी उसे नसीब नहीं। सबकी बातें और अंकित के प्रति सबका विश्वास देख अब कंचन के खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख, वह बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहा दिया। सबकी नजर से छुपकर कंचन बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। अंकित का इतना बड़ा धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी चिल्लाना चाहती थी, अंकित से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौटकर आ गई। उसके जीवन के 18 साल कोई मामूली नहीं होता। किसी के जीवन में इतना लंबा सफर अंकित से दूर रहने के बावजूद कंचन ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, सबके दिलों में प्यार का एहसास जगाया। आज यह सब भी उसे सिर्फ दीवार ही नजर आ रही थी, जिस दीवार में ना जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख रोहन बाहर से कहता है, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? कंचन की आवाज गले से बाहर नहीं आ रही थी। रोहन को बोलना तो चाहती थी कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज ना होने पर रोहन फिर से कहता है, माँ, तुम ठीक हो? कंचन दरवाजा खोलते ही थोड़ी गुस्साए से कहती है, क्या बचपना है रोहन, थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए सिर पर पानी दे रही थी, चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन रोहन को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है, माँ को माँ के पास जाकर, माँ, चल मैं तुम्हें ब्लैक कॉफी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। कंचन ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जी दोनों ही जल रहा था। वह आंखें मूंदे अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन अंकित और अनु का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में रोहन भी ब्लैक कॉफी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए कहता है, ये लो माँ, ये कॉफी पी लो, मेरी वजह से तुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। रोहन को ब्लैक कॉफी काफी हद तक पसंद है। जब खुद से बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। रोहन की बात सुनकर भी कंचन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल जाएंगे। माँ की थकान को सोच रोहन वहां से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम करने का बोलकर चला जाता है। लेकिन आराम अब कंचन कैसे करती? अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोहन तो समझदार था, लेकिन प्रिया, वह तो हमारे पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। कंचन कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। उधर अनु का मुंह भी फूला हुआ था। अंकित ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अनु ने उससे एक दूरी बना ली। वह समझ चुकी थी कि अंकित जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में अंकित के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वह अंकित के झांसे में आ रही थी। उसकी एक एक बात पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी। सुबह वह औरत कौन थी, यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में अंकित को सच्चाई बतानी ही पड़ी। अंकित हर महीने घर में पैसे भेजते थे। यह बात तो अनु को पता थी, क्योंकि अंकित के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे।
अनु ने कई बार कहा था कि अपने माँ-बाप से कभी मुझे भी मिलवाओ, लेकिन अंकित ये कह देता कि तुम बंगाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ-बाप पसंद नहीं करेंगे। अनु भी वही काम करती है जहाँ अंकित काम किया करता है। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज अंकित की हकीकत अनु के सामने थी, लेकिन अनु कंचन की तरह कमजोर नहीं थी। बड़ी आसानी से अंकित को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई। अंकित अपने सर पर हाथ पकड़कर बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने अनु को, लेकिन सब बेकार। एक चक्कर में सब बदल गया। इधर कंचन सबकी नजर से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन कंचन की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस किया तो वह रोहन था। जब भी रोहन अपनी माँ से पूछता, तब ही कंचन के होठ कांपते हुए कुछ बहाने बनाने शुरू कर देते। वह रोहन की नजरों से दूर ही रहने का प्रयास करती। रोहन को बार-बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसकी माँ में एक उम्मीद जाग गई थी, पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन बीते ही थे कि अंकित ने इस घर में कदम रखा। अंकित के पाँव रखते ही उसके माँ-पिताजी दोनों की ही खुशी से आंख भर गई थी। प्रिया भी पापा पापा की रट लगाए अंकित के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो कंचन से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला कह उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। अंकित ने अपनी निगाहों से कई बार कंचन को देखना चाहा, लेकिन कंचन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख अंकित कंचन के पास भी गया, लेकिन कंचन ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। अंकित की माँ ने रात के व्यंजन को देखकर तो कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो अंकित को पसंद है। लेकिन कंचन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। अंकित के माँ-बाप की जिम्मेदारी कंचन उठाती रही, फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है, इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। रोहन आज अपनी माँ के बदले रवैया को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ रुकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में कैसे दिन रात निकल जाते थे। 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन रोहन ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वह जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। अपने पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद अंकित अब जानता था कि कंचन इस कमरे में तो आएगी ही, तब ही बात कर लूंगा। लेकिन कंचन के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। अंकित कमरे में कंचन का वेट कर रहा था। प्रिया भी अपनी दादी के पास चली गई, क्योंकि उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता था। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से प्रिया के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फिराती है, जो प्रिया को बहुत पसंद है। रोहन भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। कंचन भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धोकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर कंचन रोहन के कमरे में जाकर, आज यही सोना चाहती हूँ रोहन मैं। यह सुनकर रोहन ने अपनी माँ की तरफ चेहरा देखकर कहा, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतने बोलने की देर थी कि कंचन की आंख छल छल करने लगी। रोहन उसके पास आकर, माँ बताओ ना, कुछ बात तो है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। क्या बात है माँ, बताओ ना। कंचन ने अपने कांपते होठ को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रोहन मुझे सोने दे। लाइट ऑफ कर दे बेटा, सिर में दर्द से परेशान हूँ। रोहन अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद न कंचन को थी, न रोहन को, और न अंकित को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही अंकित लगा था। बहुत देर के बाद भी जब कंचन नहीं आई, तो अंकित उसे कमरे से बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो कंचन जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि कंचन रोहन के कमरे में है।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कंचन को बुलाए। रोहन के कमरे में कंचन अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां रोहन न सुन ले। आज अंकित को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगा। अब तक रोहन भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है और वह बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। कंचन के पास हजारों सवाल हैं जिसका जवाब उसे चाहिए था। अंकित ने उसका भरोसा तोड़ा था। वह इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। अंकित जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ के लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब कंचन भी उठा नहीं पा रही थी। रोहन और प्रिया के भविष्य का सोच वह कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका जीवन तो रसोई में ही आधा गुजर गया। इन दोनों बच्चों के साथ वह कहाँ भटकेगी? मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज अंकित को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 18 साल का साथ, 18 साल का प्यार, 18 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजार सवाल थे कंचन के मन में। यह सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख रोहन को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी कंचन के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। अंकित जानता था कि कंचन घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वह वेट कर भी कर रहा था। अंकित कंचन के पास जाकर कहता है, कंचन नाराज हो मुझसे? लेकिन कंचन के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अंकित ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन कंचन अपने नित्य क्रम में काम को करने लगी थी। 2 दिन हो गए अंकित को आए हुए, लेकिन कंचन से उसकी एक भी बात नहीं हो पाई। अंकित जानता था कि कंचन अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो कंचन को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी कंचन एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और अनु में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद अंकित चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखता है। सब उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे। अंकित भी सबकी नजरों को देखने लगा, लेकिन उस बात से ज्यादा उसका ध्यान अनु के केबिन में था। रोज की तरह वह ठीक आज भी वही थी, लेकिन कुछ उसमें दिख रहा था। आज अंकित ने अनु के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख चला गया उसके केबिन के भीतर। अंकित अपने पति होने का हक दिखाते हुए कहता है, अनु ये क्या, तुमने सिंदूर नहीं लगाया और जो हाथों में तुमने शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया। जानती हो इसका मतलब? अनु गुस्से से कहती है, मेरे केबिन से बाहर निकलो तुम। अंकित बेशर्मी से कहता है, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अनु गुस्से में पलटकर कहती है, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया। तुम्हारी असलियत, तुम एक धोखेबाज हो, यह सब जान गए हैं। अब अंकित को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। अंकित अनु को समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, मुझे कुछ समय देती समझाने का। अनु इतनी जल्दी कैसे? तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो। तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने यह सिंदूर मिटा दिया। अनु गुस्से से लाल होते हुए कहती है, अंकित तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर, उसके भरोसे को कुचला है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। अनु के इतने बोलने की देर थी कि अंकित ने उसे थप्पड़ मार अपना हाथ तोड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब अनु को संभाल रहे थे। तभी अनु ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने यह भी कह दिया कि वह उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। अंकित यह देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो रोहन अपनी बेचैनी के साथ कंचन के पास जाता है। कंचन भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद है, लेकिन उसमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहन कहता है, माँ। आवाज सुन कंचन, तुम अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है बेटा? रोहन, सब ठीक है माँ, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। कंचन जानती तो थी कि रोहन क्या पूछने वाला है,
इसलिए बहाना बना दें कि वह कहती है, रोहन सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। रोहन उदास होकर कहता है, माँ मैं जानता हूँ, ना तुम सो पाओगी और ना मैं। उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, उसे बताओ अब। रोहन के इतना बोलते ही कंचन खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर कर बहने लगे और कांपने लगी। कंचन बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती है और उसकी जुबान हकलाते हुए, रोहन तेरे पापा पर ही अटक गई। रोहन, हाँ माँ, अब बताओ पापा क्या? ये कहते हुए रोहन की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थी, तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। रोहन इतना तो समझ ही गया कि यह बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर क्या किया है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में रोहन को पकड़कर कंचन कहती है, सबको धोखा दिया है रोहन तेरे पापा ने, हम सबको धोखा दिया है। जो भी कंचन ने देखा सब रोहन को बता दिया। आज सच रोहन के सामने था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। कंचन उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन रोहन कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए रोहन कहता है, माँ तुम क्या चाहती हो वह बताओ। यह प्रश्न सुनकर कंचन रोहन की तरफ देखते हुए कहती है, मैं समझी नहीं। रोहन कहता है, हाँ माँ तुम क्या चाहती हो? ऐसे रो रो कर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है? रोहन के प्रश्न सुन कंचन भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वह क्या चाहती है। लेकिन आज रोहन की बातें सुनकर अपनी बात रखते हुए कंचन कहती है, रोहन, मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई तो था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था। आज कंचन रोते हुए कहती है, रोहन मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? रोहन के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई। दोनों के बीच रोज की तरह कंचन सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो रोहन की कि वह अपनी माँ को उनके साथ में विश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वह कुछ नहीं कर सकता था। अनु के रवैया को देख कंचन का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से अंकित ने घर आने का सोचा। अनु ने एक झटके में अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको कंचन पर पूरा भरोसा था कि वह अनु की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देखकर अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को अंकित का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। अंकित की नजर अब कंचन के चेहरे पर थी। उसकी मांग अभी सजी हुई थी, लाल सिंदूर से। यह देख अंकित के चेहरे पर एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। अंकित को देख रोहन और कंचन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर अंकित से कहते हैं, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह? अंकित ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके ससुर ने गुस्साए भरी नजरों से कंचन का साथ देते हुए कहा कि इतनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा, कभी सोचा नहीं था। अंकित की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए कहती है, काहे को हमारे अंकित को नालायक बता रहे हो? दिन रात वह अपना खून पसीना जलाता है, दो वक्त की घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वह हम सब के साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने अंकित की हकीकत सबको बता दी। रोहन और कंचन को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। जब वह रात वाली सब घटना बताने लगे कि उन्होंने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। अंकित भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ
मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि मैं आपका सगा हूँ। ये नहीं, अंकित के पिताजी गुस्से में कहते हैं। यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो। शायद इसलिए अब तक यही खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर दिया होता। अंकित झुंझलाते हुए कहता है। आपको अब ये प्यारी हो गई? अंकित के पिताजी कहते हैं। प्यारी तो वह शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। अंकित अहंकार से कहता है। लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना, इस परिवार का। अंकित के पिताजी अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं। अंकित, सोच समझकर बात बोला करो। मुझे अभी भी पेंशन मिलती है। तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना, तो उससे क्या सब सही से चल जाता है? कितनी बचत से घर का खर्चा चलाती है बहू? अंकित अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है। माँ, देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं? इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। अंकित की बातें सुनकर कंचन ने रोहन को प्रिया के साथ बाहर जाने को कहा। रोहन के गर्म खून को कंचन पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं रोहन और अंकित में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। प्रिया, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ रोहन को परेशान कर रही थी। अपने बेटे का सुनकर अंकित की माँ अपने पति की तरफ देखती है। तभी उनके पति उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं। जज्बात में आकर तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना, जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो, ये याद जरूर कर लेना। अपनी आंखों में फरेबी बेटी का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई से भरी बातों को अंकित की माँ भी झुठला नहीं सकती। कंचन का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देखकर अंकित माँ से कहता है। माँ, बताओ, चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ? तभी अंकित की माँ अंकित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ झड़ते हुए कहती है। अंकित, क्या तब से औरत औरत लगा रखा है? कंचन नाम है उसका, कि ये भी भूल गए? तुम्हारे बच्चों की माँ है वहां। अंकित तेजी से कंचन का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो। मेरे टुकड़ों पर पलती हो तो अगर मैंने यहाँ पैसा देना बंद कर दिया ना, तब यह आकड़ सब निकल जाएगी। अंकित को यह बोलते देखकर कंचन रोहन के कमरे में चली गई। रोहन ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब अंकित की बातों से कंचन के आंसू नहीं बह रहे थे। आज अपने आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। रोहन ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वह ठीक से सोच चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वह उसका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और न ही माँ को पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। कंचन के साथ अब रोहन भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई कंचन कहती है। बाबूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही उसकी सास, कंचन, ये क्या बोल रही हो? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वह बाहर रहता है। भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार। वह औरत जात को तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति के पीछे ही चलना, उसकी भूल को छुपा उसके साथ रहना। कंचन बाबूजी की तरफ देखकर कम लफ्जों में पूरी बात करती है। बाबूजी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए कंचन चली तो गई, लेकिन नींद किसी की आंख में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था। शायद अंकित जा चुका था। अंकित के जाने के बाद उसके ससुर ने कंचन को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोता पोती से उन्हें दूर ना करने को कहा। कंचन रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। कंचन के ससुर का कंचन का उदास चेहरा देख तबीयत खराब रहने लगी। वह जानते थे कि कंचन का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफी भारी पड़ेगा। उन्होंने माया मोह की बातों से कंचन को घर में रख तो लिया था, लेकिन अंकित के लौटने पर वह यहाँ नहीं रहेगी, यह समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि उनकी पड़ोसन, जिनसे उन सब का काफी हद तक उठना बैठना था, कंचन के पास आती है, जो कंचन की उम्र की थी। कंचन के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। कंचन भी उनका हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार वह फिर से
कंचन से कहती है, कंचन, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। कंचन ने अंकित की करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था। उसके सामने भी हिम्मत बांधे कहती है, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी पड़ोसन बहन। मेरे बेटे का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है। इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वह इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही है। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा। अगर तुम बना दो तो। कंचन कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वहां पड़ोसन बहुत खुश होकर चली गई। कंचन के मन में अब एक नए विचार ने जन्म लिया। उस विचारों के साथ रोहन के पास पहुंच रोहन को पड़ोसन वाली सब बात बताई और यह भी कहा कि अगर वह होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। रोहन, जो आज मोबाइल की हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, वह कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कंचन अभी अनजान थी कि रोहन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन रोहन ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। कंचन जानती थी कि रोहन मोबाइल में ही पड़ा रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब कंचन के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन रोहन को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वह रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। रोहन और प्रिया रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि माँ आज यह बनाओ, वह बनाओ। उसके बाद जब भी बनाती बस रोहन उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। अब अपने बेटे की इस हरकत से कंचन परेशान थी। उधर अंकित एक ही ऑफिस में अनु के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उसे अनु के द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं पैसों के अभाव में कंचन उसके पास लौट कर जरूर आएगी एक दिन। अचानक से एक दिन कंचन की सासू माँ अपने पति से कहती है, महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फोन करता है। जरा आप फोन करके पूछ तो लीजिए, 8 महीने हो गए हैं। अपनी पत्नी की बात को सुनकर वे उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है क्या? बोल कर गया कि हम उसके पैसे से खाते हैं। हम अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी तो उठा नहीं सकता। उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अंकित ने कंचन को झुकाने के लिए उसका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं कंचन को जानता हूँ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैं कंचन के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर जाना चाहे तो जा सकती है, मैं अब उसे रोकूंगा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अब अंकित की माँ भी चुप थी। वह रोज ही देख रही थी। कंचन को अंकित को माफ करना उसके लिए मुश्किल था। इस घर में उनकी जिद की वजह से तो रही थी, लेकिन अब बस सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, रोहन और प्रिया की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा रहता ही है। इन कुछ महीनों में बहुत ही मुश्किल से काट रही थी। उन सब की पहले की बचत से ही अब तक घर चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही रोहन अपनी माँ को गले लगाता चिल्लाता है। उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। रोहन ने सबके सामने अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उसके 15,000 सब्सक्राइबर हैं। कंचन को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ की वीडियो में सब कमेंट को रोहन पढ़कर सुना रहा था कि सबको उसकी रेसिपीज पसंद आ रही है। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 5,000 रुपए जमा हो चुके हैं। कंचन को रोहन की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब रोहन की बात को समझना चाहते थे, लेकिन प्रिया के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब रोहन ने बताया कि वह मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू शुरू में यह इसलिए नहीं बताया कि पहले वीडियो चल नहीं रही थी। इसको पॉपुलर होने में समय लगता है। इन 9 महीने में यह गाड़ी चल निकली। अगर माँ डेली वीडियो बना नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी
तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 5,000 आए हैं। अगर इसी तरह लोग पसंद करने लगे तो यह 50,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि कंचन के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी कुछ कमा सकती है, लेकिन रोहन ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाई है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन यह उसकी खुद की थी। खुशी के आंसू बहते देख रोहन ने उसे गले से लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को है। कंचन, जो काफी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले की कंचन में और अब की कंचन में काफी बदलाव आए हैं। कंचन का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफी हद तक बदल चुका था। कंचन इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। रोहन और प्रिया की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। कंचन ने ही दरवाजा खोला। कंचन के बदलाव को देख अंकित की आंखें फटे की फटी रह गई। जिस कंचन को वह जानता था और इस कंचन के चेहरे और पहनावे में काफी अंतर है। कंचन ने जैसे ही देखा कि सामने अंकित है, तो वह अपने कमरे में चली गई। अंकित की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस गई थी। अपने बेटे की स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। जहाँ अंकित को देख उसकी माँ की आंखें नम थी, तो वही अपनी माँ की उजड़ी मांग को देखकर उसे समझते देर न हुई कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो कंचन के साथ किया, वह सच में वह सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने इस दुनिया को भी छोड़ दिया। कंचन तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती? तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ कंचन के नाम कर दिया। लेकिन आज अंकित को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अनु ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है। अंकित आज बहुत ही शर्मिंदा है, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। कंचन जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। उनका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को रोहन और प्रिया के आने के बाद कंचन ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी सास ये सुनकर कहती है, कंचन, मैं जानती हूँ कि तुम अंकित को माफ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। कंचन समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसने एक चाबी कंचन के हाथ में रख दिया, ये कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी अंकित के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। कंचन ने नम आंखों से अपने उस घर और अपनी सास से विदा लिया। अंकित उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन आज उसे रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस समाज में कई औरत ऐसी हैं जो अनु की तरह है, सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती। लेकिन कुछ कंचन के जैसे भी हैं। पति से अलग होने के बाद भी उनका परिवार से एक रिश्ता बनता है, जिससे बाहर निकलने में उन्हें समय लगता है। कंचन ने इस घर में रहकर धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यह तो उसके बेटे रोहन ने भी उसका साथ दिया, एक नई दिशा दिखलाई। अंकित के आने के बाद कंचन का घर छोड़ने का फैसला ठीक था या नहीं? दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।